नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के जरिए भरेंगे जोश। उनके सुझावों पर भी होगी बात। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी। आज कई बड़े नेता दाखिल करेंगे पर्चा। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से तो तेजस्वी यादव रघुपुर सीट से भरेंगे पर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को जारी किए निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारत का 7वीं बार हुआ चयन। 2026 से 2028 तक का होगा कार्यकाल। और अमेरिका में शटडाउन पर अनिश्चितता हुई और गहरी। सीनेट ने रिपब्लिकन फंडिंग बिल को 8वीं बार किया खारिज। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से सदैव नई प्रेरणा मिलती है। पीएम मोदी कुछ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा कि जो भी बाकी बचे मुद्दे हैं उन पर बातचीत के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं और साथ ही उम्मीद भी जताई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच दिल्ली में उनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी। दिल्ली जा रहे हैं। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम जोरों पर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इस सीट से विजय सिन्हा को उतारा है। वे यहां से लगातार 3 बार के विधायक हैं और कुल 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें तो वो भी आज रघुपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी 2015 में पहली बार रघुपुर से विधायक बने थे। इसके बाद वे 2020 में भी इस सीट से चुनाव जीते थे। अब वे तीसरी बार वैशाली जिले के रघुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां की गई हैं। नामांकन के बाद एक जनसभा को भी तेजस्वी संबोधित करेंगे। महागठबंधन के घटक दलों में दावे वाली सीटों की संख्या को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच था। कांग्रेस 60 के बदले 71 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, लेकिन वह 60 पर राजी हो गई है। भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं, जबकि उसे 30 सीटें चाहिए थी। भाकपा और माकपा भी अधिक सीटों की मांग कर रही है। विकासशील इंसान पार्टी अभी चुप है। पहले के हिसाब में उसके लिए 18 सीटें रखी गई थी। वाम दलों की सीटें बढ़ी तो वीआईपी की सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि विवाद के मुद्दे सुलझ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राजद ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए थे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंबल कैसे जारी किए गए। देर रात राजद ने उम्मीदवारों से सिंबल वापस ले लिया था।
राजद के अलावा भाकपा माले, भाकपा और माकपा ने भी कुछ उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। इनके सिंबल वापस नहीं लिए गए। कांग्रेस और राजद के बीच अगर तनाव जो है वो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम प्रस्तावित करने को भी लेकर था। कांग्रेस का कहना है कि परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में ही इन पदों पर विचार हो। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की इस जिद का भी कांग्रेस बुरा मान रही है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया जाए। फिलहाल दोनों मुद्दों पर राजद सहमत है और अब मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने की जिद नहीं करेंगे। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब महागठबंधन में चल रही बातचीत का हवाला देकर लिस्ट को वापस ले लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि सूची इसलिए वापस ली गई क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संशोधित सूची जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में आम आदमी पार्टी ने 48 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जिसमें पिपरा से विपुल यादव, बाजपट्टी से रणधीर कुमार चौधरी, नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसंड से ऋषि कुमार अग्रवाल, लालगंज से राजेंद्र प्रसाद सिंह और मधेपुरा से मुकेश कुमार का नाम शामिल है। इसी के साथ आपने अभी तक कुल 59 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आपको बता दें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। 4 पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अत्री से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाए गए हैं। 6 उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो कि इमामगंज से प्रत्याशी हैं। और वहीं निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने राज्य पुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग, आयकर विभाग, साथ ही राजस्व खुफिया निदेशालय, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित सभी एजेंसियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि 6 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में कुल 33.97 करोड़ रुपए मूल्य की शराब, मादक पदार्थ, नकदी और मुफ्त बांटे जाने वाले सामान जब्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए धन बल या अन्य प्रलोभनों का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़न दस्ते, निगरानी टीम और वीडियो निगरानी टीम 24 घंटे सतर्क हैं। आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों से ये भी कहा है कि छानबीन के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि आम नागरिक परेशान ना हो। साथ ही आयोग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये कदम चुनाव की पारदर्शिता और स्वच्छता को बरकरार रखने, साथ ही अनावश्यक खर्चे और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन को लेकर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में संबोधन के दावे को झूठा बताते हुए जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के झूठे सर्टिफाइड होने वाले देश के पहले वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब जयराम ठाकुर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पत्र लिखा और वहां से जवाब आया कि ऐसा कोई संबोधन नहीं हुआ है। पत्र में जानकारी दी गई कि 19 सितंबर के बाद ब्रिटिश संसद में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, तो 24 सितंबर में सीएम का संबोधन कैसे हो सकता है। इस प्रेस नोट में बड़ा साफ शब्दों में ऊपर लिखा हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने। बधाई देने से पहले हम बात कर रहे थे तो किसी साथी ने कहा कि आओ इसकी हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, और जानकारी हासिल करने के लिए जब वहां पर मेल किया गया किसी के द्वारा, और उस मेल के जवाब में वहां से उत्तर आता है, और उस मेल में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का संबोधन वहां
हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इसमें नहीं हुआ है। फिर झूठ बोला और उसके बाद बहुत प्रचारित किया गया। ये मेल है, जिस मेल के माध्यम से वहां से जवाब आया है। इस देवभूमि में झूठ बोलने की परंपरा को मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां थायात गांव के पास जोधपुर जा रही बस में मंगलवार रात अचानक आग लग जाने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 इस दौरान झुलस गए। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने देर रात घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बस में आग लगने से 19 लोगों की जलने से मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से झुलसे एक व्यक्ति ने जोधपुर रेफर करने के बाद रास्ते में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतकों की शिनाख्त डीएनए जांच के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए सैंपल लिए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और हादसे को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर जैसलमेर बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि बस में कुल 57 लोग सवार थे। सडनली जब मौत आती है तो कुछ पता ही नहीं चलता किस रूप में आती है, कैसे आती है। तो कद हृदय विदारक घटना रही है और 20 काल कलुषित हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही और एक अभी जाते जाते रास्ते में दब रहा है। कितनी कैजुअलिटी हुई? 20 हुए हैं। 19 तो बस के अंदर ही शरीर छोड़ा और एक जोधपुर जाते। बच्चे भी है इसमें? हाँ, बच्चे भी है। एक मैंने सुना है कि कोई फौजी भाई उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए बारी में से फेंकने की भी कोशिश की, पर वो दुर्भाग्य कि बच्चा बाहर नहीं आ पाया अंदर ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में हुए इस हादसे में हुई जानमाल की हानि से व्यथित हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह युगांडा के कंपाला पहुंच गए हैं। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। साथ ही अपनी तस्वीर उन्होंने इस दौरान साझा की। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 21वीं बैठक जारी है। 13 अक्टूबर से शुरू हुई इस बैठक का आज आखिरी दिन है। इस बैठक में महानिदेशक परमेश शिवमणि के नेतृत्व में 4 सदस्यीय तटरक्षक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। इस बैठक की मेजबानी ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल यानी ABF कर रहा है। आपको बता दें कि HACGAM एक प्रमुख क्षेत्रीय मंच है जिसमें एशिया और अन्य देशों के 21 सदस्य देश, एक क्षेत्र और 2 सहयोगी सदस्य शामिल हैं, जो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों पर एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत समुद्री खोज और बचाव स्तंभ के अध्यक्ष और पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण, सूचना साझाकरण और संयुक्त अभ्यास पर कार्य समूहों के सदस्य के रूप में चर्चाओं और सहयोगात्मक पहलों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ एट 10 में आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लखनऊ की डॉक्टर कामिनी सिंह ने मोरिंगा आर्मी खड़ी की है और उत्तर प्रदेश की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। कामिनी सिंह ने FPO के माध्यम से 1000 से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा और उन्हें मोरिंगा यानी सहजन की खेती के लिए प्रेरित किया।
मोरिंगा के वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग से महिलाएं अब पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में भी काम कर रही हैं। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। पीएम मोदी ने कामनी सिंह की सफलता की सराहना की और उन्हें दिल्ली बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने मोरिंगा की खेती की बारीकियां भी समझी थी और महिलाओं के इस प्रयास की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी हम लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि आप महिला होके इतना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है। और उन्होंने ये भी बताया कि आप महिला जो कार्य कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारी महिला बहनें आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में कार्य करें। भारतीय वायुसेना और यूके की रॉयल नेवी ने हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया। इसमें भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, MKI, जगुआर, अक्वास और AWNC विमान, रॉयल नेवी के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के F-35V विमानों के साथ संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए। इस प्रशिक्षण से अंतर संचालन क्षमता, आपसी विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूती मिली है। जुबिन गर्ग मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। SDGP और SIT प्रमुख मुनक्तायाद प्रसाद ने कहा है कि जुबिन गर्ग की मौत के संबंध में मीडिया में प्रसारित पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रामाणिक नहीं है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों की CID हिरासत समाप्त हो रही है और उन्हें अदालत में पेश किया गया। इसके साथ ही SIT सिंगापुर से आए 3 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार सिंगापुर से आए लोग घटना के दौरान जुबिन के साथ यॉट पार्टी में मौजूद थे। 5 अरेस्टेड व्यक्ति का पुलिस रिमांड आज खत्म हुआ है। उन्हें हम कोर्ट में आज प्रोडक्शन के लिए ले जा रहे हैं। और जो सिंगापुर में 11 लोग थे उसमें से 9 लोग ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, उनका स्टेटमेंट ले लिया गया है। एक व्यक्ति आज और आ जाएंगे तो हम 10 लोगों का स्टेटमेंट आज हो जाएगा। सर, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाहर आ रहा है, उसका बारे में? वो जेन्युइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई भी डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं है। भारत रूस संबंधों को नए सांस्कृतिक आयाम देने के लिए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया गणराज्य ले जाया गया है। अवशेषों के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। एलिस्टा से हमारी संवाददाता की विशेष रिपोर्ट, आइए देखते हैं। भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रूस के कलमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा आया हुआ है। भारत में लोग जो हैं वो रूस के नाम पर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा में जहां पर हम हैं और कलमिकिया गणराज्य जो है वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और रूस में बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जहां पर अगर हमें मौका मिले तो जाना चाहिए। और ये जो भारतीय उच्च प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के, वो भारत और रूस के बीच में इसी तरह से जो सांस्कृतिक संबंध हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कलमिकिया रूस का एकमात्र गणराज्य है जिसे यूरोप क्षेत्र में भी अनूठा माना जाता है, जहां बौद्ध धर्मावलंबी बहुसंख्यक हैं। कलमिकिया गणराज्य के गवर्नर के विशेष आग्रह पर भारतीय उच्च प्रतिनिधि मंडल 11 अक्टूबर को बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा पहुंचा तो एयरपोर्ट से लेकर मंदिरों तक लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के किनारे खड़ी दिखी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा हो। कलमिकिया राज्य के विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ के सारे वाइस चांसलर से लेकर के प्रोफेसर से लेकर के स्टूडेंट तक सब एक साथ वहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं जब हम वहाँ कंगूर भेंट करने का काम कर रहे हैं। और जिस श्रद्धा भाव से उन्होंने कंगूर को ग्रहण करने का काम किया है वह भाव बहुत मुझे अच्छा लगा है और बहुत ही श्रद्धा से भरा रहा है और उनकी आस्था निश्चित तौर से अभिनंदनीय है। और रूस के प्रत्येक नागरिक को भी और भारत के भी प्रत्येक नागरिक को और दुनिया के भी जो लोग हैं उनको भी भगवान बुद्ध की शरण में आना चाहिए। भारत से पवित्र अवशेषों के साथ कंगूर भी लाए गए हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से कलमिकिया बौद्ध मंदिरों, जिन्हें यहाँ खुरूल कहा जाता है, उन्हें और साथ ही कलमिकिया विश्वविद्यालय संग्रहालय को भी भेंट किया गया है। छोटे छोटे शहर जैसे एलिस्टा हो गया, कलमिकिया हो गया, बुरियातिया हो गया,
बुद्धिस्ट जो ऑटोनोमस रिपब्लिक्स है, इनको भी यहाँ भी अगर लोग आके देखें तो आश्चर्यजनक स्थिति है। मतलब इतना सुंदर है कि वो कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं। यह यात्रा भारत रूस संबंधों को एक नया आयाम देगी। हमने रूस के लोगों में, कलमिकिया के लोगों में भारत को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उत्साह हमने देखा। जहाँ पर भी हम जा रहे थे वहाँ पर भारत के लिए लोग जो है वो इंडिया इंडिया कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बुद्ध के जो पवित्र अवशेष यहाँ पर लाए गए हैं उससे भारत रूस के संबंधों को एक नया आयाम मिलेगा और ये नई ऊंचाइयाँ छुएंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन संजीव शर्मा के साथ कलमिकिया की राजधानी एलिस्टा से। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्हें कैसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें, एक ऐसा भारत जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से, उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और वही उनको सबसे बड़ी अंजलि होगी। वे राष्ट्रपति बने, मैं समझता हूं कि उससे पहले वे राष्ट्र रत्न थे। कलाम साहब का जीवन सदा सर्वदा हमें प्रेरणा देता रहेगा और हम सब अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ कलाम साहब को शत शत वंदन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा कर लिखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। एक वैज्ञानिक प्रतिभा, कलाम जी ने अपनी अटूट देशभक्ति और भारत प्रथम के सिद्धांत से विज्ञान, रक्षा और तकनीकी नवाचारों में हमारे देश की प्रगति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गोवा के कृषि मंत्री रवि नाइक का आज तड़के निधन हो गया। वे 79 साल के थे। वो 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। रवि नाइक को घर पर दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें फोंडा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बाद में उनके फोंडा स्थित घर पर लाया गया, जहां लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ एट 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।